नमस्कार। लोकसभा में राष्ट्रपति के भाषण के बाद धन्यवाद ज्ञापन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की यूपीए सरकार के ऊपर काफ़ी हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल की जो कांग्रेस की यूपीए सरकार थी वो बिल्कुल नकारा सरकार थी। ये पूरा का पूरा जो 10 साल का जो दशक है उसको उन्होंने अंग्रेजी में कहा कि लॉस्ट डिकेड था, मतलब जिसका कि कोई मतलब नहीं था, उसके बारे में कुछ भी चीज़ स्मरणीय नहीं है। क्या प्रधानमंत्री के इस बात में दम है? क्या उनके तर्क ये जो वो बोल रहे हैं, जिस बात को वो बहुत जोर दे करके कहा, कितना तार्किक है, कितना लॉजिकल है? आज की चर्चा इसी के ऊपर। आज की समीक्षा में आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका पीसी सिंह। मनमोहन सिंह की जो सरकार है, हम सभी जानते हैं कि खास करके दो चीज़ों को लेकर के 2G और कोलगेट स्कैम, ये दो जो स्कैम हुआ जिसके चलते यूपीए 2 जो मनमोहन सिंह की सरकार जो उनका दूसरा 5 साल का सरकार था वो काफ़ी बदनाम रही इस पर। और यही कारण था, ये सबसे बड़ा कारण था कि बीजेपी की सरकार बनी उसके बाद से। तो इससे कोई मतलब इससे दो बात इनकार कोई नहीं कर सकता है। ये बात चर्चा में रही, हम सब जानते हैं। लेकिन क्या हम आंख बंद करके मान लें इस बात को कि मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, 10 साल की सरकार थी, उसके कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसका कुछ भी देन नहीं है? क्या मनमोहन सिंह की सरकार को और मनमोहन सिंह को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को इतिहास याद नहीं रखेगा? मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को कहना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, अगर कल भारत का इतिहास लिखा जाएगा, कोई भी इतिहासकार डॉक्टर मनमोहन सिंह को और उनके कंट्रीब्यूशन को इग्नोर नहीं कर सकता। कौन नहीं जानता है कि आप ये दशक की बात छोड़ दिए, उसके पहले ही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक ऐसा काम करके दिखा दिया जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, जो उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का पहल किया और देश को की इकोनॉमी को लाके पटरी पर खड़ा कर दिया। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी रास्ते पर अग्रसर हो रहे हैं। खैर, ये बात तो ये लॉस्ट डिकेड के पहले की बात है, उस बात पर कोई चर्चा नहीं। लेकिन अगर जिसको कि प्रधानमंत्री लॉस्ट डिकेड कर रहे हैं, क्या ये सच नहीं है कि आज जो बहुत चर्चित RTI है, जो राइट टू इंफॉर्मेशन, ये मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम में आया था। ये इतना बड़ा जो शस्त्र दिया गया है आम जनता के हाथों में, जो कि आप अपने मतलब इस शस्त्र का इस्तेमाल करके, RTI का राइट टू इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करके आप करप्शन को उजागर कर सकते हैं, आप सरकारी अधिकारियों से सवाल पूछ सकते हैं और किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं। कुछ ऐसे सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा जो काफ़ी सेंसिटिव है और सरकारी हित में है। मनमोहन सिंह की सरकार को कौन नहीं जानता है, जो उसके ज़माने में यूपीए 2 में जो न्यूक्लियर डील हुआ और जिसमें उनकी सरकार जाते जाते बची। वो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को 2 बार यहाँ पर आना पड़ा और ये मनमोहन सिंह थे जो न्यूक्लियर डील करवा गए। और ये बहुत बड़ा, और उसके पीछे जो उद्देश्य था उसके बारे में हम सब जानते हैं। न्यूक्लियर डील कोई बॉम्ब बनाने के लिए नहीं किया गया। जब अमेरिका जो है सो कभी भी न्यूक्लियर डील के शर्त को नहीं मान रहा था और जॉर्ज बुश को भी काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ा अपने यहाँ के कांग्रेस को, अपने यहाँ के संसद को भी वो कन्विंस कर पाए कि देखिए हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल डेवलपमेंट के लिए करना चाहता है और वो इसका युद्ध में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, वो शांति के लिए करना चाहता है। और फिर अपने एक्ट में जो हमको हम लोग जो न्यूक्लियर ब्लास्ट किए थे, पहले तो इंदिरा गांधी के टाइम में और जो उसके बाद में वाजपेयी जी के टाइम से, तब से हमारे ऊपर में जो प्रतिबंध लग गया था सब सारे न्यूक्लियर ग्रुप का, पूरी दुनिया के कई देश उसमें शामिल हैं, कि हमको यूरेनियम नहीं मिल पा रहा था, एनरिच यूरेनियम। तो इससे हम ये कठिन परिस्थिति से उबारने के लिए अगर सबसे बड़ा व्यक्ति कोई जिसका कंट्रीब्यूशन जाता है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह है। ये सब जानते हैं, मनमोहन सिंह को मतलब मौनी बाबा कहा जाता था। लेकिन मनमोहन सिंह कभी कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो वो उनका एक एक स्टेटमेंट जो होता है वो माइलस्टोन होता है। आप याद कीजिए मनमोहन सिंह का वो स्टेटमेंट जब यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जब बड़े बड़े नोटों को प्रधानमंत्री ने रातों रात कह दिया कि ये इलीगल है, तो प्रधानमंत्री का जो वो एक स्टेटमेंट था, इट्स ए मोन्यूमेंटल डिसास्टर, स्तब्ध रह गया था पूरा देश। प्रधानमंत्री, उस जमाने के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह
कम बोलने वाले हैं, लेकिन जो उनका ये जो दो कंट्रीब्यूशन है, जो पहले मैंने कहा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और दूसरा न्यूक्लियर डील, कोई भी इतिहासकार आने वाले युग में इस बात को इनकार नहीं करेगा, उसको अपने पुस्तकों में, अपने पन्नों में डॉक्टर मनमोहन सिंह को जगह देनी पड़ेगी। आपको इसी संदर्भ में जिसके ऊपर आज चर्चा हो रही है, मनरेगा के बारे में, ये यूपीए 2 ये मनमोहन सिंह का ही कंट्रीब्यूशन है, जिसको कि बाद में महात्मा गांधी रूरल डेवलपमेंट गारंटी प्रोग्राम कहा गया, मनरेगा के नाम से जाने जाते हैं। और एक समय आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा, लोकसभा में कहा कि मैं डंके की चोट पर यह बात कह रहा हूं कि कांग्रेस ने जो गड्ढा खोदने का काम करवाया था मनरेगा, उसको मैं अब चालू रखूंगा, उसको बंद नहीं करूंगा। इस बार के बजट में मनरेगा जैसे बहुत सारे स्कीम्स पे पैसे कम, अलॉटमेंट कम हुआ है, वो बात अलग है। लेकिन बेतहाशा की स्थिति में, जब आपको याद होगा यहाँ पे कोरोना के टाइम में जब लॉकडाउन हो गया था, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग यहाँ से लौट रहे थे शहरों से, इसी तरह का कार्यक्रम, इसी तरह का जो गरीब हैं, जो बेसहारे लोग हैं, जिनके पास दो जूं रोटी का उपाय नहीं है, जो जिनके पास नौकरियां नहीं, उनको ये कितना भी आप कह लीजिए मनरेगा प्रोग्राम, वो कुछ ना कुछ मदद करके चला जाता है। तो ये मनमोहन सिंह की जो सरकार है, इसके जो 2-3 जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, इसके बारे में आपका ध्यान दिलाने का कोशिश कर रहा था। और जहां तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सवाल है, मनमोहन सिंह की ही सरकार थी जिसने सबसे पहले जो इकोनॉमी का जो ग्रोथ को, जीडीपी का जो ग्रोथ रेट था, उसको डबल डिजिट में लगी थी। और उसका एवरेज जो 5 साल से 10 साल का जो एवरेज है, वो 8.5 % रहा है। ये पूरी दुनिया जानती है। और इतना ही नहीं, जो उन्होंने इतने लोगों के एक साथ, इसका जो देश में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ मनमोहन सिंह की सरकार में, यूपीए 1 और 2 में, वो तकरीबन एक असेसमेंट के हिसाब से 138 मिलियन पीपल जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे, उनको ऊपर कर दिया। इसको पूरी दुनिया में इसको सराहा गया। और इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कोई मैं नई बात आपको बोल रहा हूं, लेकिन इन सारी चीज़ों का जिक्र जो उनके सहयोगी थे, जो कि प्लानिंग कमीशन में डिप्टी चेयरमैन रहे और बहुत ही प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, मोंटेक सिंह अहलुवालिया, उनकी जो बहुत ही चर्चित पुस्तक है द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाईएस्ट ग्रोथ ईयर्स। माफ कीजिएगा, मैंने इस पुस्तक को पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं जब सर्च कर रहा था, चूंकि कुछ कुछ चीज़ें याद रही थी, मुझे लग रहा था ठीक है, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉलिटिशियन है, सब कुछ हो जाए, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब वो कांग्रेस के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, तो पॉलिटिकली तो जायज है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कद है, ये उनका बहुत बड़ा कद है। जब वो बोले, हम लोग जैसे लोग यही उम्मीद करते हैं कि वो थोड़ा पॉलिटिक्स से हट के उनको बोलना चाहिए, उनका कद बड़ा कद है, सारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं हो सकते, इन चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। हम लोग छोटे लोग हैं, क्या बताएं, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं कि करण थापर ने उस बुक का रिव्यू करते हुए लिखा था, हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था। मैं इन चीज़ों का जिक्र देख करके, मैं जब दोबारा मैं इसको देखा हूं, तब मैंने सोचा कि इसके ऊपर अपनी बात आपके सामने रखना चाहिए। ठीक है, मानता हूं कि प्राइम मिनिस्टर का एक पॉलिटिकल स्टैंड है। उस जमाने में जो मैंने कहा 2 घोटाले हुए, 2G और कॉलगेट, इसने पूरे मनमोहन सिंह की सरकार के जितने भी अच्छे काम थे उसके ऊपर में पर्दा डाल दिया। और सच बात क्या है, जिसके बारे में मोंटेक सिंह कहते हैं कि ये सबसे बड़ी बात है, जो कैग का रिपोर्ट आया था, कैग जो होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसके ऊपर ये सारा ये 2G और कॉलगेट का, उसके बारे में उनका कहना था कि हमारी सरकार को, कांग्रेस सरकार को इसके ऊपर जवाब देना चाहिए था, और मनमोहन सिंह को भी इसके ऊपर चुप नहीं रहना चाहिए था। लेकिन मनमोहन सिंह के स्वभाव को जानते हैं, वो इतिहास के उन क्षणों का इंतजार करते हैं जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं, ऐसे लीडर हैं जो बोलते कम हैं, काम करने में विश्वास रखते हैं। मोंटेक सिंह अहलुवालिया का यही कहना था कि जब कई बार हिम्मत किया कि आप उसको कहें, लेकिन शायद वो इतिहास के उस मौके का इंतजार कर रहे हैं जब इतिहास खुद ही चीज़ों को कह के चला जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कि मनमोहन सिंह सचमुच में उनका जो पीरियड था वो नकारा था, लॉस्ट डिकेड था, या मनमोहन सिंह के कुछ मतलब ऐसे कंट्रीब्यूशन थे जिसको आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी, उसको भूल नहीं पाएंगी। तो जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ, बहुत एक विनम्र भाव से कहने का कोशिश चाहता हूँ कि जो एक फिल्मों में डायलॉग हम लोग सुना करते थे हमारे ज़माने में, कि जिसके घर
खुद शीशे का हो तो दूसरे घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ, तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त करके फिर मैं आपसे विदा लेता हूँ। जब अगली बार मिलूंगा तो किसी और मुद्दे पर। धन्यवाद।